कुंभ की शुरुआत हो चुकी है एंड आई एम श्योर आप सभी ने नागा साधु और उनकी वीरताओं के किस्से तो सुन ही चुके होंगे कि कैसे उन्होंने मुगल इन्वेशन के समय धर्म की रक्षा करी एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय उनका कंट्रीब्यूशन। बट क्या तुम्हें यह पता है कि सिर्फ नागा साधु ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में उन्हीं के जैसे और भी कई वॉरियर्स हुए जिनका काम भी नागा साधुओं की तरह ही अपनी धर्म की रक्षा करना था। इतिहास में ऐसे कई योद्धा हुए जैसे कि स्पार्टन वॉरियर्स, एस्टेक, जैगुआर एंड ईगल वॉरियर्स जो कि एस्टेक सिविलाइजेशन से आते हैं, जिनकी वॉरियर ट्रेनिंग भी स्पार्टन्स की तरह बचपन से ही शुरू हो जाती थी। ऐसे ही समुराई वॉरियर्स जो जापान से आते हैं, शाओलिन मॉन्क्स चाइना से एंड ऑल्सो नाइट्स टेम्पलर जो यूरोप से आते थे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं इतिहास के दो ऐसे वॉरियर्स की बात करने वाला हूँ जिन्होंने युद्ध तो किया लेकिन अपने धर्म और प्रिंसिपल्स के लिए। एक तरफ है नागा साधुस तो दूसरी तरफ हैं जापान के समुराई वॉरियर्स जो जापान की इज्जत और वफादारी के प्रतीक हैं। समुराई जिन्हें वॉरियर्स ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। समुराई जापान के वो एलीट वॉरियर्स थे जिन्होंने अपने डाइमियो यानी उनके फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी। समुराई का मतलब है वन हु सर्व्स। उनका मकसद सिर्फ एक था, अपने डाइमियो, उनकी रियासत की रक्षा करना। ये डाइमियो थे कौन? डाइमियो जापान की फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो अपने प्रोविंस को रूल करते थे। इनका काम था अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना और उसे बढ़ाना, जिसके लिए वो समुराई की हेल्प लिया करते थे। हर डाइमियो की अपनी आर्मी होती थी और इन समुराई वॉरियर्स का काम था उनके आदेश पर अपनी जान तक दे देना। ये फ्यूडल सिस्टम 12th सेंचुरी के जापान में शुरू हुआ। वैसे तो समुराई वॉरियर्स ने कई महान युद्धों में भाग लिया, जैसे जेनपेई वॉर जिसमें टायरा और मिनामोटो क्लैंस के बीच एक ज़बरदस्त सिविल वॉर हुई, और 13th सेंचुरी में मंगोल इन्वेजन के समय समुराई वॉरियर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी और मैरीटाइम स्किल से उनका बहुत खतरनाक विरोध किया। लेकिन जैसे हर वॉरियर क्लैन का अपना एक कोड होता है, सिमिलरली समुराई वॉरियर्स का भी एक कोड था जिसे आई एम श्योर आप सब ने सुना होगा, स्पेशली जो एनीमे देखते हैं। बुशिदो कोड। बुशिदो यानी वे ऑफ द वॉरियर। उनका लाइफस्टाइल था लॉयल्टी, ऑनर, सेल्फ डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनके कोड्स के पार्ट थे। अगर एक समुराई अपने ऑनर को तोड़ता तो उसका समाधान होता था सेप्पुकु, एक रिचुअलिस्टिक जो अपनी इज्जत को वापस पाने का एक तरीका था। इससे पहले कि मैं सेप्पुकु के ऊपर और बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट देयर वेपन एंड स्किल्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समुराई का कताना एक लेजेंडरी तलवार थी जो कहा तो ये भी जाता है कि एक स्ट्रोक में दुश्मन को हड्डी समेत काट देती थी। लेकिन उनका स्किल सिर्फ तलवार तक सीमित नहीं था, स्पेशली कटाना जो बहुत एक्सक्लूसिवली यूज़ की जाती थी। समुराइज हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत खतरनाक थे। कहा तो ये भी जाता है कि समुराई क्लोज रेंज में लड़ने के लिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट का यूज़ किया करते थे, जिसे बाद में जाके जुजित्सु का नाम भी मिला, जिसे आज हम जुजित्सु के नाम से भी जानते हैं। जुजित्सु फ्यूडल जापान में डेवलप हुआ था, जिसे समुराई वॉरियर्स ने डेवलप किया था हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए जब उनके पास कोई हथियार ना हो, जो बाद में कई सारी स्टाइल्स में इवॉल्व हुआ, जैसे आइकिडो, जूडो, सांबो, ब्राजीलियन जुजित्सु। समुराई सिर्फ कटाना पे डिपेंडेंट नहीं थे। 16वीं सदी में गन पाउडर इंट्रोड्यूस होने के बाद उन्होंने गन चलाना सीखा, जिसे तनेगाशिमा, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस फ्लिंट रॉक राइफल होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग जो समुराई वॉरियर्स पहनते थे वो था उनका आर्मर, एज कम्पेयर टू द आर्मर जो यूरोपियन नाइट्स पहना करते थे, जो बहुत हार्ड और स्टील का होता था। समुराई आर्मर डिज़ाइन होता था उनकी मोबिलिटी के लिए। जैसा कि आप जानते हो, एक समुराई आर्मर को स्टडी तो होना ही था, लेकिन उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी, सो दैट द समुराई वॉरियर्स कैन मूव फ्रीली। इसी आर्मर में सबसे कूल चीज़ जो देखने को मिलती थी वो था कबूको, यानी कि एक ऐसा हेलमेट से कई तरह के ऑर्नामेंट से सजाया जाता था। जैसा कि अब यहाँ देख रहे होंगे ये डिमोनिक मास्क। ये ना सिर्फ फेस को बचाता था बट दुश्मनों को डराने के भी काम आता था। बट अनलाइक ऑल अदर वॉरियर्स, समुराई वॉरियर्स सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि वो वेल एजुकेटेड भी होते थे। जैसा कि उनका बुशिदो सिद्धांत कहता था, एक वॉरियर को ना सिर्फ बैटलफील्ड में बल्कि बैटलफील्ड के बाहर भी कई विद्याओं में पारंगत होना चाहिए। ये भी देखा गया है कि समुराई बहुत हाईली एजुकेटेड और मैथमेटिक्स में हाईली स्किल्ड हुआ करते थे, जिसी के कारण आप देख सकते हो समुराई कल्चर में बहुत से जापानीज आर्ट्स फले फूले, जैसे टी सेरेमनी, रॉक गार्डन्स, फ्लावर अरेंजिंग। कई समुराई वॉरियर्स कैलीग्राफी और लिटरेचर में भी एक्सपर्ट थे। वैसे तो समुराई एक मैस्कुलिन टर्म है, बट जापानीज बुशी क्लास में महिलाओं को भी सेम ट्रेनिंग दी जाती थी जैसे कि मेल समुराइज को। समुराई वुमेन्स को
ओनाबुगीशा कहा जाता था। तो मेल समुराई इसके साथ ही लड़ाई में उनका साथ दिया करती थी। वैसे तो ये एक बहुत रेयर बात है, लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो कि बहुत रेयर होता है, फॉरेनर्स भी समुराई बन सकते थे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम सेप्पुगु के बारे में और भी बात करेंगे। सेप्पुगु को एक्ट ऑफ आसान शब्दों में बताऊं तो एक समुराई वॉरियर को अपनी जान देना एक्सेप्टेबल है, लेकिन हारना नहीं। सेप्पुगु एक पनिशमेंट भी हो सकती है, या उस समुराई वॉरियर की खुद की चॉइस भी हो सकती है। कोई भी समुराई वॉरियर अगर बुशिदो के कॉन्सेप्ट पे नहीं चल पाता या उसे दुश्मनों द्वारा पकड़ लिया जाता, तब वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए सेप्पुगु को फॉलो करता। देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ सेप्पुगु, एक बैटलफील्ड, दूसरा फॉर्मल वर्जन। जैसा कि हम जानते हैं, सेप्पुगु के 2 वर्जन होते थे, एक बैटल वर्जन, दूसरा फॉर्मल वर्जन। बैटल वर्जन में सेप्पुगु एक डेस्परेट और इमीडिएट एक्ट होता था। जब समुराई के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, अगर किसी समुराई को बैटलफील्ड में शर्मिंदा होना या एनिमे के हाथ मरने का डर होता था, तो वो अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेप्पुगु करता था। ये एक बैटलफील्ड पर क्विक और लेस सेरेमोनियल एक्ट होता था, जिसमें समुराई एक शार्प डैगर या टेंटो से अपना पेट काट लेता था और जल्दी से अपने आप को ख़त्म कर लेता था। बैटल सेप्पुगु का मेन मकसद था अपने ऑनर और डिग्निटी को बरकरार रखना, चाहे फिर जीत हो या हार। उसी तरह फॉर्मल सेप्पुगु में, जो कि एक सेरेमोनियल एक्ट होता था, जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रिचुअलिस्टिक होता था, इसका इस्तेमाल मोस्टली तब होता था जब समुराई को अपने डाइमियो या शोगुन के ऑर्डर पर एक्शंस के लिए अपोलॉजी करनी होती थी। इस प्रोसेस में एक काइशक्यूनिन, जो असिस्टेंट भी होता था, जो समुराई के पेन को कम करने के लिए उसका सर काट देता था, जैसे ही वो अपने पेट को काट लेता था। सेरेमनी की प्रोसेस कुछ इस तरह थी। पहला, समुराई एक वाइट रोब पहनता था, जो सिंबलाइज करता था प्योरिटी को। उसे एक शॉर्ट ब्लेड दिया जाता था, जिसे टेंटो भी कहते हैं। समुराई अपने एब्डोमेन को लेफ्ट टू राइट कट करता था, शोइंग करेज। काइशक्यूनिन, जिसे हम असिस्टेंट भी कह सकते हैं, उसका सर एक प्रिसाइज स्ट्रोक में काट देता था टू मिनिमाइज हिज पेन। तुम्हें सेप्पुगु का लिटरल मीनिंग मालूम है? इसका मतलब होता है स्टमक कटिंग। ये जापानीज कल्चर में इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि समुराई बिलीव करते हैं कि सोल पेट में होती है। समुराई कल्चर में विमेन भी सेप्पुगु करती थी, लेकिन उनका मेथड थोड़ा डिफरेंट होता था। विमेन अपने थ्रोट को कट करती थी, जिसे जिगाई कहा जाता था। सेप्पुगु एक एसेंशियल पार्ट था बुशिदो का, जिसमें लॉयल्टी और इंटीग्रिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। सेप्पुगु के लिए ब्लेड्स भी काफ़ी सिंबॉलिक थे, जिसमें टेंटो या डैगर यूज़ किया जाता था, जो समुराई का पर्सनल वेपन होता था। और तुम ये मत समझो कि सेप्पुगु कोई बहुत पुरानी प्रथा हुआ करती थी। मॉडर्न टाइम्स में 1970 में जो सबसे फेमस सेप्पुगु हुआ था, वो था युकियो मिशिमा का, जो एक रिनोन्ड जापानीज ऑथर थे और नेशनलिस्ट भी, जिन्होंने अपने आइडियल्स के लिए टोक्यो में फॉर्मल सेप्पुगु किया। सेप्पुगु समुराई कल्चर के अंदर एक सेक्रीफाइस और ऑनर का एपिटोम था, जो दिखाता है कि एक ट्रू समुराई अपने वैल्यूज़ के लिए अपनी जान भी दे सकता है। बैटल वर्जन ने ब्रेवरी और सर्वाइवल दिखाया, और फॉर्मल वर्जन ने लॉयल्टी और डिसिप्लिन का सिंबल दिया।